एक आप लोग का आरोप लगता है समाजवादी पार्टी में आप हैं फिलहाल और वो भी समाजवादी पार्टी में। अंसारी बंधुओं की अगर बात किया जाए तो पूर्वांचल सहित अन्य भी ज़िलों में उनका दबदबा माना जाता है और जिस जगह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से लगातार मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे हैं और उनके लड़के अब्बास अंसारी भी इस समय पहली बार विधायक चुने गए हैं मऊ सदर की सीट से। और कहा जाए कि उनका जिसके ऊपर हाथ रहता है, वो चुनाव जीत जाता है। ऐसा भी कुछ है क्या मामला यहाँ पे? देखिए, हमने 2 मरतबा चुनाव जीता है और दोनों मरतबा मुख्तार अंसारी साहब के उम्मीदवार को हरा कर जीता है। और तैयब पालकी ने 2 मरतबा चुनाव जीता है, तो दोनों मरतबा विधायक जी के समर्थन से जीता है। अच्छा। मायावती की और समाजवादी पार्टी की बड़ी टसल चलती थी। वही वो कांड हुआ था गेस्ट हाँ हाउस जी, हाँ वाला, जी। तो तो वो सारे समाजवादी पार्टी के जो लोग भी करीब थे नेताजी के, उन सबको ये पकड़ के जेल में बंद करते थे। तो नेताजी के जाने के 3-4 दिन के बाद मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा कायम किया गया 153 ए का और दूसरे दिन जब ज़मानत हो गई तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। और नेताजी ने पार्लियामेंट में उठाया, रैलियों में उठाया, फिर प्रधानमंत्री से मिले, फिर राष्ट्रपति जी के वहाँ से ऑर्डर हुआ तो मुझे छोड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। इस समय पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में और नगरपालिका के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उसी में सबसे वरिष्ठ नेता कहा जाए समाजवादी पार्टी के अरशद जमाल साहब नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, जिन ये पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, ये और पत्नी भी आपकी। जी। तो आपकी कहा जाए कि ज़मीनी स्तर पर बहुत ही पकड़ मानी जाती है। लोगों से हमने बात किया आपके आने से पहले आपके यहाँ, तो उन्होंने बताया, बड़ी तारीफ़ आपकी कर रहे थे कि बड़ा काम-वाम कराए हैं। जी। तो हम कहे क्यों नहीं आपका एक इंटरव्यू हो जाए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया और आप लोग गाज़ीपुर से तशरीफ़ ले आए मऊ में, तो मैं मऊ में आपका स्वागत करता हूँ। तो क्या लग रहा है आपकी किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? और कहा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत क्षेत्र की अगर बात किया जाए, तो मऊ हो गई है। सीमा विस्तार हुआ है, उसमें कई गाँव बढ़ चुके हैं, जिसमें आपके जो पहले आप थे यहाँ के चेयरमैन, वो तो पहले क्षेत्र में नहीं था, लेकिन आज के दौर की बात किया जाए तो आज नए गाँव को जोड़ा गया है। तो बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने हैं कि नए लोगों को समझाना, बुझाना, उनको मोटिवेट करना कि उनको भरोसा दिलाना कि हम विकास करेंगे। हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है और ये सीमा जो उधर आपके गाज़ीपुर की सीमा से जाके लगती है बड़ुआ गोदाम में, वहाँ तक चला गया, इधर आपके आदिजी तक चला गया, इधर भलिया तक चला गया, इधर काझा है, मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर होगा। तो 120 स्क्वायर किलोमीटर हमारी सीमा हो गई। अब हमारे सामने जो हम नए क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है चुनाव है तो कन्वेंसिंग में जा रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन नए क्षेत्रों को विकसित कैसे किया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार ने जल्दबाज़ी में ये कदम उठाया है और इतना बड़ा क्षेत्र सरकार को नहीं करना चाहिए था क्योंकि वहाँ के लोगों को अब किसी भी काम के लिए नगरपालिका आना पड़ेगा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर और पहले गाँव में बैठे-बैठे उनका काम हो जाता था। दूसरा ये कि 54 ग्राम सभाएँ इसमें ली गई हैं, तो 54 प्रधान जो है, जिनका 1 साल पहले चुनाव हुआ था, उनकी प्रधानी समाप्त हो गई। सरकार को चाहिए था कि उन प्रधानों के कार्यकाल को पूरा होने तक उनको उस क्षेत्र में रखते वो कि अपनी सीमा के अंदर वो काम करें और जब इनका समय पूरा हो जाएगा तब नगरपालिका उस क्षेत्र में काम करेगी। तो उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, तो ये भी नाइंसाफ़ी हुई है। सरकार ने काम सही नहीं किया है प्रधानों के साथ भी। तो अब हमारे सामने ये चैलेंज है, हमने उस चैलेंज को स्वीकारा है। लेकिन आशा की किरण हमारे सामने ये मौजूद है कि नगर विकास मंत्री माननीय ए.के. शर्मा जी का भी घर हमारी ही नगर पालिका क्षेत्र में आता है। तो अब वो हमारे गाँव के निवासी हमारे नगर पालिका के ही वो निवासी हैं। वोटर भी हैं, वोट तो वोटर भी हमारे मतदाता भी वो हैं। एक तो चुनौती बहुत बड़ी, वोट लेंगे कि नहीं आप उनसे? नहीं लेंगे, हम तो गए, उनसे मिले भी हैं और अभी उनसे जाके वोट भी माँगेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत पढ़े-लिखे बहुत बड़े अफ़सर रहे हैं। वो समझते हैं कि यहाँ किसकी ज़रूरत है, तो नगर पिता का चुनाव होना है, तो इसमें बहुत पार्टी का दखल नहीं होता। तो मुझे ये उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी भी हमको सहयोग करेंगे। मंत्री जी से उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल मैं उम्मीद रखता हूँ। तो बिल्कुल आप उम्मीद रखता हूँ। वोट वो मुझे देते हैं कि नहीं देते हैं, ये तो अलग मैटर है, चूँकि वो अलग पार्टी से हैं, तो शायद वोट देंगे कि नहीं देंगे मैं नहीं जानता और मुझे लगता है कि वो नहीं देंगे। लेकिन ये कि मेरा काम है कि उनसे जाके अनुरोध करना, मैं उनसे करूँगा मिलके। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि चुनाव अगर मैं जीतूँगा, तो माननीय मंत्री जी अपने शहर के लिए जो उनका आबाई जहाँ मकान पड़ता है, उस क्षेत्र के लिए यहाँ विशेष तवज्जो देंगे और विशेष बजट देंगे ताकि इस पूरे क्षेत्र का विकास हो सके। सही बात, अगर चेयरमैन हो जाएँगे आप, तो बजट की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बजट की दिक्कत तो मुझको कभी किसी की सरकार में नहीं रही है। मैं समाजवादी पार्टी की भी सरकार में चेयरमैन रहा, बसपा की सरकार में चेयरमैन रहा, भाजपा की सरकार में चेयरमैन रहा,
जब भाजपा की सरकार में मैं चेयरमैन था तो माननीय लालजी टंडन जी उस वक्त नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, तो मुझे बेटे की तरह मानते थे। मैं उनके बेडरूम में चला जाता था, कोई काम होता था तो। और बहुत लोग यहाँ बीजेपी वाले शिकायत करते थे मगर वो कभी किसी की सुनते नहीं थे। कि यार एक आदमी है, एक अच्छा काम कर रहा है, बुलाओ जो उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? और उन्होंने बहुत मदद किया हमारी नगर पालिका में। नगर पालिका में विकास के कार्यों में माननीय टंडन जी का जो योगदान रहा है उसके लिए तो मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगा। तो आपका परिवार और आप और पत्नी लगभग 10 साल चेयरमैन रहे हैं। जी। तो ऐसे कौन से या 3-4 काम बताइए जो जनता फिर आप पे एक विश्वास एक बार फिर करे? कौन से देखिए काम जो सबसे हमने बड़े काम आपने देखिए किए? हमने तो बहुत काम किया। इसकी मतलब अगर आप हमारे नगर पालिका की पूरी सीमा जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, अगर वहाँ से चल के अंत तक जाएँगे, तो कहीं न कहीं सो मेरा ही बनाया हुआ मिलेगा आपको। भले ही उसको इस 5 साल के रिजीम में दोबारा बना दिया गया हो, लेकिन वो मेरा ही बनाया हुआ मिलेगा। जल निकासी की पूरी व्यवस्था की, पीने के पानी के लिए पूरा इंतज़ाम किया, चाहे वो ट्यूबवेल लगाने रहा हो तो पचासों की संख्या में ट्यूबवेल हमने लगाए। चाहे सारे मऊ के पाइपलाइन को एक साथ लिंक किया मैंने, ताकि कहीं से भी पानी की कमी हो, तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा पानी हो, उस क्षेत्र का पानी भी इधर कनेक्ट हो जाए। हमने जगह-जगह गेटवाल लगा के कहीं-कहीं ब्रेक करने का इंतज़ाम बनाया, कहीं खोल लगाने का इंतज़ाम, तो पूरा सिस्टम उसका बनाया। जी। आप हैरत करेंगे कि मैं जब था, अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन हमने उसको सैटेलाइट से कनेक्ट किया था। हम मोबाइल से बैठे-बैठे यहीं से अच्छा। देख लेते थे कौन सा ट्यूबवेल चालू है, कितनी देर से चल रहा है और कब लाइन कटी है, और यहीं से भी हम चालू कर देते थे, ट्यूबवेल को चाहें तो बंद कर देते थे मोबाइल अच्छा। से अपने। तो इतना आधुनिक सिस्टम पूरे यूपी में कहीं नहीं था, बल्कि हमारे इसी मॉडल को देखकर भारत सरकार के मंत्री के साथ एक मरतबा एक सेमिनार हो रहा था, तो उसमें मऊ को पेश किया गया था कि देखिए, मऊ से जाके सीखना चाहिए। और मऊ में जब मैं पहली मरतबा चेयरमैन था, तो बहुत सारी जगहों से लोग आते थे मऊ को देखने के लिए कि यहाँ रेवेन्यू की वसूली इतनी कैसे बढ़ाई गई और सफाई की व्यवस्था कैसे की गई। इन 2 मुद्दों पे हमारा बहुत नाम रहा है। तो इन दोनों मुद्दों के लिए तमाम नगर पालिकाओं से लोग सरकार भेजती थी और यहाँ आके वो लोग घूमते थे, देखते थे, जाँचते थे। कहा जाए कि मऊ में एक अलग टॉपिक, अलग यहाँ की राजनीति होती है हाँ। और यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं बुनकर हैं। बुनकर हैं तो उनको लाइट की ज़रूरत है और सूते की ऐसी जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं जनता की भी और बुनकरों की, तो बुनकरों के लिए आप क्या करना करेंगे? देखिए, चेयरमैन होंगे तो? बुनकरों के लिए तो सबसे बड़ा काम हमने ये किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब अहमद हसन साहब ज़िंदा थे, अभी तो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। तो नेताजी थे, तो नेताजी ने मेरे ही कहने पर बुनकरों को फ्लैट रेट का पासबुक बना दिया था। यानी जिनकी बिल 500-600 रुपया आती थी, वो सिर्फ़ 72 रुपए एक रूम का पैसा देता था और फ़र्ज़ी बिलिंग का सारा सिस्टम ख़त्म हो गया था। तो लेकिन इस सरकार ने 2020 में उस पूरे पासबुक की फ्लैट रेट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। हम लोग सरकार से लड़ते हैं, 2 साल से लड़ रहे हैं। अनेकों मीटिंग सरकार के अनेकों मंत्रियों के साथ और अनेकों प्रमुख सचिव के साथ हो चुकी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 2-3 मरतबा हम लोग मिल चुके। मगर आश्वासन तो लगातार मिल रहा है, मगर अभी तक उसमें कोई अंजाम तक नहीं पहुँचा, मामला वो वहीं तक ठप है। और अगर वो फ्लैट रेट खत्म कर दिया जाएगा, तो यहाँ का पावर लूम भी समाप्त हो जाएगा, बुनकरी भी समाप्त हो जाएगी। तो एक तो बुनकरों का ये मसला बहुत बड़ा है, दूसरा ये कि हम लोग लगातार माँग कर रहे हैं कि बुनकर जितना परिवार है, वो बीपीएल की जो सरकारी सीमा निर्धारित है कि इतनी की इनकम होगी तो ये बीपीएल में माना जाएगा। तो उस सीमा के से कम आमदनी वाले सभी बुनकर हैं। तो एक माँग हम लोग ये कर रहे हैं कि जो बुनकर हैं, तो उन सभी बुनकरों को बीपीएल की तमाम सुविधाएँ भी दी जाएँ, बीपीएल कार्ड धारकों वाली सुविधाएँ दी जाएँ। तो वो भी सरकार ने अभी तक उस पे भी सुनवाई नहीं किया, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। हम लोग ये माँग कर रहे हैं कि यहाँ प्रोसेसिंग का प्लांट लग जाए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सेंटर बने, ताकि सेलर्स और बायर्स की मीट हो सके यहाँ। हम जान सकें कि दूसरी जगहों पे या दूसरे देशों में किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारी मऊ में बहुत ये छोटी सनअत है और कोई आधुनिक न पावर, हमारा पावर लूम भी बहुत पुराने ज़माने का है। हैंडलूम है और पावर लूम हाँ, पावर लूम भी जो है वो बहुत पुराने ज़माने का है एकदम। आज तो पावर जेट पावर लूम आ गए, रेपियर पावर लूम आ गए, शटल-लेस पावर लूम आ गए, जिनकी बड़ी स्पीड हाई है और वो सारा सिस्टम उनका ऑटोमेटिक है, तो एक आदमी खड़ा होके 4 लूम चलाता है, प्रोडक्शन इसके 10 गुना होता है, तो उसपे लागत कम आती है। मगर उस लूम को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं बुनकरों के पास। तो सरकार से हम लोग माँग करते हैं कि आधुनिक लूम बुनकरों को अगर उपलब्ध कराया जाए यहाँ, तो हम लोग उसपे अपने हुनर को इस्तेमाल करके बेहतर काम कर सकते हैं, मगर सरकार सिर्फ़ आश्वासन दे रही है, कुछ किया नहीं सरकार ने। तो आप समाजवादी पार्टी में हैं। हाँ, आपके जो विरोधी हैं कहा जाए तो ये पाल्की साहब वो भी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। वो तो बसपा से जीते थे, समाजवादी पार्टी में अभी 3 महीना पहले आए। जॉइन कर लिया है। हाँ, तो हाँ, मामला तो बड़ा दिक्कत ना हो जाए। इस बात पे। दावेदारी वो भी दावेदारी ठोकेंगे टिकट की आप भी। नहीं, वो तो हक है सबको, पार्टी टिकट क्या के लिए लग रहा है? सबको हक है।
अब टिकट किसको पार्टी देगी तो पार्टी को तय करना है। तो लेकिन लेकिन हम लोग पार्टी के आशा पुराने आप नेता हैं, तो इसीलिए तो तो आपका तो इसीलिए मजबूत इसीलिए रहेगा तो ना? आश्वस्त है ना। अच्छा। पार्टी 2 चीज़ें देखती है टिकट देने में, नंबर 1 पे देखती है जिताऊँ हुँ, और नंबर 2 पे देखती है टिकाऊँ। सही कह रहे हैं। तो टिकेंगे आप लोग। आप सर्वे कर लीजिए कि कौन जिताऊ है और टिकाऊ कौन है ये तो पता ही है सबको। तो ये पालकी चौथी मर्तबा समाजवादी पार्टी में आए हैं। अच्छा। वो आते-जाते रहते हैं, आना-जाना उनका। एक आप लोग का आरोप लगता है समाजवादी पार्टी में आप हैं फिलहाल और वो भी समाजवादी पार्टी में। अंसारी बंधुओं की अगर बात किया जाए तो पूर्वांचल सहित अन्य भी ज़िलों में उनका दबदबा माना जाता है और जिस जगह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से लगातार मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे हैं और उनके लड़के अब्बास अंसारी भी इस समय पहली बार विधायक चुने गए हैं मऊ सदर की सीट से। और कहा जाए कि उनका जिसके ऊपर हाथ रहता है, वो चुनाव जीत जाता है। ऐसा भी कुछ है क्या मामला यहाँ का? देखिए हमने 2 मर्तबा चुनाव जीता है और दोनों मर्तबा मुख्तार अंसारी साहब के उम्मीदवार को हरा कर जीता है। और तैयब पालकी ने 2 मर्तबा चुनाव जीता है, तो दोनों मर्तबा विधायक जी के समर्थन से जीता है। अच्छा। ये अंतर है दोनों में। आप समझ गए कि नहीं मेरी बात को? कि अ, हम उनके कैंडिडेट को हरा के हम जीतते हैं अच्छा। और तैयब पालकी उनकी मदद से जीतते हैं। एक मर्तबा तैयब पालकी को मदद नहीं किया विधायक जी ने, अपना कैंडिडेट अलग लड़ाया, तो तैयब पालकी चौथे नंबर पे गए थे, ज़मानत जब्त हो गई थी। तो तैयब पालकी खुद राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो कारोबारी व्यक्ति हैं, लेकिन विधायक जी की मदद से 2 बार वो जीत गए। अच्छा, तो क्या उनका हाथ रहेगा? विधायक उनकी जी का हाँ, इसका जवाब तो वही देंगे। वही देंगे। अभी तो समय आने दीजिए तो पता चलेगा कि उनका हाथ किधर रहेगा। अच्छा, अभी पता चलेगा, पहले तो तो कुछ चुनाव का ऐलान हो। दुआएँ लेने गए तो थे सांसद जी से? देखिए हम कहाँ जाते हैं, किसकी दुआ लेते हैं और किससे मिलते हैं, किससे जुलते हैं, ये तो हमारा पर्सनल मामला है ना। समय आने पे सब पता चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए भैया कैमरे के सामने ये नहीं बताएँगे और किसका नहीं क्या ऐसा नहीं, हम तो बहुत बेबाक बोलने वाले नेता हैं, हम तो हर बात बोलते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं रहती है और हम चाहते हैं कि पत्रकार के मन में जितनी बात है सब पूछें, कोई दिक्कत नहीं हमको जवाब देने में और हम हर बात का खुल के जवाब देते हैं। चलिए दोस्तों आज हम थे अरशद जमाल साहब के हैं, हमने मिलाया जो भी स्थिति है मऊ की लेकिन बहुत ही चुनौ इस वक़्त मऊ का जो माहौल है, ऐसा चुनावी माहौल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, किसी के पक्ष में नहीं देखा। आज न कोई जात है, न पात है, न कोई धर्म है, न पार्टी है, कुछ नहीं है, बस एक तरफ से बात कर रहे हैं कि अरशद जमाल को जिताओ, क्योंकि जीतेंगे तो सभी का विकास करेंगे। आप जाइए मुस्लिम क्षेत्रों में चले जाइए, हिंदू में चले जाइए और तमाम क्षेत्रों में, तमाम बिरादरियों में चले जाइए। आप दलित में जाइए, राजभर में जाइए, चौहान में जाइए, यादव में जाइए, सब तरफ आपको यही आवाज़ मिलेगी अरशद जमाल को जिताना है। तो ये एक चलिए माहौल चूँकि हमने काम किया है, लोगों को दुःख दर्द में हमेशा शामिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अभी बताया था कोविड कि में आपका देखा गया बहुत ही जी। एक्टिव थे आप हाँ, मतलब हाँ। जाके लोगों की मदद कर रहे थे। कोविड में यही मदद नहीं हम कर रहे थे, देश के किसी भी कोने में अगर हमारा मऊ का कोई आदमी फँसा हुआ था, तो जहाँ भी वो फँसा हुआ था उसको वहीं मदद कराई गई। और दिल्ली से, हैदराबाद से और न जाने कहाँ-कहाँ महाराष्ट्र से जो लोग फँसे हुए थे उनको ले आने के लिए वहाँ गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया। यहाँ जो फँसे हुए थे, तो उन लोगों को यहाँ से भेजने का इंतज़ाम किया गया। दिल्ली में तमाम पढ़ने वाले लड़के थे, ईद का मौका था, उनको लिए वहाँ बसों का इंतज़ाम कर कर के उन बच्चों को बुलाया गया। तो इसमें ज़िला प्रशासन ने भी हमारी मदद किया था। क्योंकि परमिशन वगैरह बिना गाड़ी के तो जी मिल हाँ। जा नहीं सकती थी। तो गाड़ियों का परमिशन देना, सारा इंतज़ाम करना, तो यहीं के लोगों की मदद से ही सारा काम हम लोगों ने किया। चलिए दोस्तों अरशद जमाल साहब थे जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कभी इनके ऊपर समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का हाथ रहा करता था। आज मुलायम सिंह यादव नहीं है, बहुत कमी खलती होगी, आप भी जी। कहीं जाते आते थे। भई आप हैरत करेंगे कि 1996 में जब नेताजी रक्षा मंत्री थे, तो सिर्फ़ टेलीफ़ोन पर मेरी उनकी बात हुई थी कि नेताजी मैं एक उर्दू अख़बार निकाल रहा हूँ, रोज़नामा बांगे मशरिक़। हमारी इच्छा है कि आप उसका विमोचन कर दीजिए। और नेताजी का तीसरे ही दिन पूरा प्रोटोकॉल आ गया और 2 फ़ौजी हेलीकॉप्टर से नेताजी आए और मेरे अख़बार का विमोचन किया। और उस वक़्त मायावती की और समाजवादी पार्टी की बड़ी टसल चलती थी। वही वो कांड हुआ था गेस्ट जी हाउस हाँ, वाला, दोस्तों। तो वो सारे समाजवादी पार्टी के जो लोग भी करीब थे नेताजी के, उन सबको ही पकड़ के जेल में बंद करते थे। तो नेताजी के जाने के 3-4 दिन के बाद मेरे ऊपर एक फ़र्ज़ी मुकदमा कायम किया गया 153 ए का और दूसरे दिन जब ज़मानत हो गई तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। और नेताजी ने पार्लियामेंट में उठाया, रैलियों में उठाया, फिर प्रधानमंत्री से मिले, फिर राष्ट्रपति जी के वहाँ से ऑर्डर हुआ तो मुझे छोड़ा गया। तो देखिए भैया बहुत नॉर्मल आदमी इंसान नहीं है अरशद जमाल साहब जिनके पार्लियामेंट तक के इनके मुद्दे उठाए थे जी, पार्लियामेंट भी लड़ा हूँ 2009 में। अच्छा लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव लड़ा था और थोड़े वोटों से मैं हार गया था, सेकंड नंबर पे आया था मैं।
समाजवादी पार्टी के सिंबल पे रहा था। 2007 से मैं लगातार जिला अध्यक्ष भी रहा काफ़ी दिनों तक समाजवादी पार्टी का। इसका मतलब समाजवादी पार्टी के एकदम आप जुड़े हुए जी, हैं, जड़ एकदम, से। एकदम, एकदम, एकदम पारिवारिक संबंध हमारा उस घर से रहता है। जब और आज मैं भी अखिलेश जी कहीं भी देख लेते हैं तो इतनी भीड़ में रहे हमको बुलाते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि नेताजी से हम लोग करीब रहे और पहली मर्तबा वो जब निकले थे रथ लेके 2002 में, तो हमने यहाँ उनका प्रोग्राम कराया था, 1:30 बजे रात में आए वो रथ लेके। तो 1:30 बजे रात में हज़ारों आदमियों का कार्यक्रम कराया, फिर 2 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, 2 बजे रात में। तो वो आज भी याद रखते हैं, प्रोग्राम में बोलते भी हैं कि 2 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, ये सिर्फ़ मऊ में हुआ है। तो ये बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, आज अरशद जमाल साहब से हमने मिलाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।